हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राधा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रामा एडिलेट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चंस है जो आपके सभी एग्जाम्स, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, सुपर टेट का एग्जाम हो, किसी भी रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या फिर बैंकिंग का एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और एक क्वेश्चन के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी बताने वाले हैं जिससे कि आपका अच्छे से नॉलेज हो जाए, मीन्स कि आप अच्छे से समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश के साथ बेल्जियम अपनी स्थलीय सीमा को साझा करता है? जर्मनी के साथ, नीदरलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, या फिर एक और दो दोनों के साथ? किसके साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक और दो दोनों। मीन्स कि जर्मनी और नीदरलैंड दोनों ही इसके आंसर है जिसके साथ बेल्जियम अपनी सीमा को साझा करता है। आइए देखते हैं इसको। यह उत्तर पश्चिमी यूरोप का एक देश है और इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और यह उत्तर में नीदरलैंड, पूर्व में जर्मनी, दक्षिण पूर्व में लग्जमबर्ग और दक्षिण में फ्रांस के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। बेल्जियम मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है। फ्रेंड्स, इस समय मंकी पॉक्स कुछ ज़्यादा ही फैल रहा है और इस वजह से यह देश चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसने जो 21 दिन का क्वारंटाइन लगाया है यह लागू करने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है, संगीत कला निधि अवार्ड किस संगीत के लिए दिया जाने वाला अवार्ड है? कर्नाटक संगीत के लिए, तमिल संगीत, उड़ीसा संगीत, या फिर केरल संगीत? किसके लिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक संगीत के लिए दिया जाने वाला एक अवार्ड है। आइए जानते हैं संगीत कलानिधि अवार्ड के बारे में। यह अवार्ड मद्रास संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है और इसे वर्ष 1942 में स्थापित किया गया था। संगीत कलानिधि अवार्ड कर्नाटक संगीतकार को वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाने वाला एक अवार्ड है। इसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक और एक बिरुद पत्र का शामिल किया जाता है। मीन्स कि एक पत्र भी दिया जाता है, उसे बिरुदु पत्र कहा जाता है। इस अवार्ड के पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 245, 230, 250 या फिर 240? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 250। संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स या फिर संसद का उच्च सदन भी कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। इनमें से 12 सदस्य जो कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं, वे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य? 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जबकि 238 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है और इसकी सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। मीन्स कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, मीरात उल अखबार निम्न में से किससे संबंधित है? दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। मीरात उल अखबार राजा राम मोहन राय से संबंधित है। आइए राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हैं। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे। इनका जन्म 22 मई 1972 को हुआ था। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। वह भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से एक थे और उन्होंने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। इन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा की भी स्थापना की थी। 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा की भी स्थापना की थी। ये भी आपको पॉइंट याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? तो 1828 में की थी। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक राजा राम मोहन राय के प्रयासों के कारण ही लगाई थी। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को मीन्स कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। पहले ये राजा नहीं थे, मीन्स कि ये कहीं के राजा नहीं थे। इनका नाम राम मोहन राय था।
किंतु अकबर द्वितीय इनसे कुछ ज़्यादा ही प्रभावित थे और इन्होंने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और इन्होंने बंगाली भाषा में साप्ताहिक मीन्स की साप्ताहिक पत्रिका संवाद कौमुदी और फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को निकाला था, मीन्स की इसको प्रकाशित किया था। राजा राम मोहन राय द्वारा जो सबसे प्रचलित पत्रिकाएं हैं वो है संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में है। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। दोनों ही उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में ही कमलांग वन्यजीव अभयारण्य और पखुई वन्यजीव अभयारण्य है। दोनों ही कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में ही हैं। ग्रेट हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश की राजकीय पक्षी है। अरुणाचल प्रदेश की राजकीय पक्षी कौन सी है? तो ये ग्रेट हॉर्नबिल है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल, जो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ये हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2015 में हुई थी, 2013, 2014 या फिर 2017 में हुई थी? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत ऑप्शन सी 2014 में हुई थी। आइए जान लेते हैं मेक इन इंडिया के बारे में। मेक इन इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2014 में किया गया था। इसका उद्देश्य देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इसके तहत निवेश को सुविधाजनक बनाना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, कौशल विकास वृद्धि करना, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा तथा सर्वोत्तम श्रेणी के मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित करना इत्यादि शामिल है। संप्रति अभ्यास किन दो देशों के बीच होने वाला है? भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत चीन या फिर भारत श्रीलंका? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत बांग्लादेश। आइए जानते हैं संप्रति के बारे में। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। संप्रति एक भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना है और इसका विस्तार करना है। इस अभ्यास के 9वीं संस्करण का आयोजन मेघालय की उमरोई में किया गया है। हाल ही में दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच कॉर्पेट का चौथा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। कौन सा संस्करण? चौथा संस्करण जो कॉर्पेट का है, ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। किन दो देशों के? तो भारत और बांग्लादेश का। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस मीन्स कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी, वियना, जिनेवा या फिर न्यूयॉर्क में? कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग एवं सुरक्षा को बनाए रखना है। राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना और विभिन्न राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना इसका उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। और यूनाइटेड नेशंस के जो सदस्य देश हैं वे 193 हैं, मीन्स की 193। ये आप सदस्य देश के संख्या याद रखिएगा। नेक्स्ट है गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा। गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश हैं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान हैं। भारत का गेहूं उत्पादन के मामले में विश्व में दूसरा स्थान है। चीन का पहला स्थान है और रूस तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपको असत्य कथन को बताना है, इसकी जो कथन गलत है उसको आपको बताना है। भारत सरकार द्वारा स्थापित एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है, मीन्स की जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है वह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है, जो स्वतंत्र पेशेवर और विशेषज्ञ संगठन के तौर पर कार्य करती है। इसका कार्य राज्य पत्रित पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन करना है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। मीन्स कि जो इसका कार्य राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन करना इसके कार्यों के अंतर्गत नहीं आता है। ये भारत सरकार द्वारा स्थापित एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। ये इसका ऑप्शन राइट है। ये स्वतंत्र पेशेवर और विशेषज्ञ संगठन के तौर पर कार्य करती है, ये भी सही है। किंतु ये जो थर्ड मीन्स का ऑप्शन सी है, ये जो थर्ड ऑप्शन है, ये इसका गलत ऑप्शन है। एनआरए का पूरा नाम मीन्स की राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को इंग्लिश में नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी कहा जाता है। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। यह स्वतंत्र पेशेवर और विशेषज्ञ के तौर पर कार्य करती है। इसकी स्थापना का उद्देश्य विभिन्न पदों के लिए प्रारंभिक और स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा मीन्स की सीईटी का आयोजन करना है। इसके द्वारा सीईटी के सामान्य पाठ्यक्रम और योजना की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया गया है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि हमारे इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा, आपके काफ़ी काम आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।